बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, शेख रशीद साहब जो अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। अभी वो एक मुकदमे का सामना कर रहे हैं तो दूसरी जानिब मरी में उनके खिलाफ एक और मुकदमा भी हो चुका है। अभी मरी में मुकदमे का सामना था, मरी पुलिस आई उनको हिरासत में लेने के लिए, तो कराची में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा मुकदमात की भरमार के हवाले से आने वाले दिनों में कितनी तैयारी हो चुकी है, कितने मुकदमात मजीद होंगे, जो मुकदमात हो रहे हैं अगर वो इतने ही पुख्ता हैं तो उनमें बर्रियत क्यों हो रही है, ये जमानतें क्यों हो रही हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की मजमूई शरह 34.59% तक पहुंच चुकी है। IMF की शराइत मान ली गई तो ये महंगाई की शरह में 10% मजीद इजाफा हो जाएगा। IMF ने जो कड़ी शराइत पाकिस्तान के आगे रखी हैं उसमें बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। सब्सिडाइज सेक्टर्स, वहां पे सब्सिडी देना बंद कर दी जाएगी। दरामदी शोबे पे 110 अरब की सब्सिडी को बंद कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान किस नहज तक पहुंचेगा, इसी पे बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, बड़ी क्लियर सी बात है, तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद आवाम की कुर्बानी देने के बाद IMF और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इसलिए कि हुकूमत फैसला कर चुकी है, गरीब मरता है इसे और मारो, बिजनेसमैन डूबता है इसे डबो दो, इंडस्ट्री बंद होती है खुद जाके ताले लगा दो। हुकूमत फैसला कर चुकी है। हुकूमत ने IMF को राजी करना है। ये अल्लाह को राजी नहीं कर रहे, ये अल्लाह को राजी करना भूल गए हैं, ये अवाम को, खुदा की मखलूक को राजी करना भूल गए हैं। ये सिर्फ IMF को राजी कर रहे हैं ताकि डॉलर आए, बाहर से भी डॉलर आए, किसी और जगह से भी डॉलर आए, फिर डॉलर हुक्मरानों के जाती अकाउंट्स में जाएं, हुक्मरानों के उन लोग जो सहूलतकार हैं उनके अकाउंट्स में जाएं, हुक्मरानों के जो मिडल मैन आगे रखे हैं उनके अकाउंट्स में जाएं। ये बड़ी सी बात है। मुझे एक बात बताएं, इसहाक डार साहब को लाया गया था ना मुल्क में डॉलर के मुकाबले में, डॉलर जीत गया, इसहाक डार हार गया, वापस भेजें भाई। आप बड़े प्रोटोकॉल से लाए थे, सरकारी त्यारे में लाए थे, IMF से मुज़ाकरात रोजाना चीखें निकलवा रहे हैं आप, खुद आपके वजीर कह रहे हैं, खुद आप कह रहे हैं कि हमें सख्त तरीन इकदाम करने पड़ेंगे। वो इकदाम किसके लिए होगा? वो आम आदमी के लिए होगा। वो इकदाम किसके लिए होगा? वो जिसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। वो इकदाम किसके लिए होगा? वो उसके लिए होगा जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं। जब एक इंडस्ट्री बंद होगी तो हजारों लोग बेरोजगार होंगे। जब एक इंडस्ट्री बंद होगी तो कई खानदानों में फाके होंगे, चोरी टकेटी में इजाफा होगा। आपके मुल्क के अंदर जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो दहशतगर्दी भी बढ़ेगी। किस ना रोक सकेंगे आप उसे? तो IMF, मुझे बताएं, आप IMF के आगे जा रहे हैं। सिर्फ ये लोग, सिर्फ ये 8 माह इन अरकान असम्बली की अयाशियां तो नहीं चले, मैं साजिशें खत्म कर देते। आप एक तरफ गुर्बत से मर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजाना एक आधा वजीर मुझे नजर आ जाता नया, जनाब वजीर इसको बना दिया, इसको मशीर बना दिया, इसको फलां बना दिया। ऐसे नहीं है सर, रोजाना होता है। क्या है आपका? आप मुझे बताएं। आप कहते हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप कहते हैं हमारी इंडस्ट्री डूब गई है, आप कहते हैं हमारे पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है, और खुदा का खौफ करो, आपसे बेहतर तो अफगानिस्तान की करेंसी हो गई है। आप सोचो, आपके लिए सोचने का मकाम है। लेकिन आप IMF के गोडे पकड़ के बैठे हुए हैं, आप IMF के पांव पकड़ के बैठे हुए हैं। आज तो वजीर आजम ने कहा है कि IMF हमें बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा है, लेकिन मजबूरी है IMF की। क्या मजबूरी है? छोरे मजबूरी, हम भूखे रहने के लिए तैयार हैं। कौम भूखी रहने के लिए तैयार है उस सूरत में कि ये भी भूखे रहें, इनके घर में भी भूख नाचे, ये भी वो खाना खाए जो आम आदमी खाता है, ये भी उस गाड़ी में सफर करे जो आम आदमी करता है। इनके कपड़े, वजीर आजम साहब ने कहा था ना, कपड़े बेच के सस्ते आटा सस्ता करूंगा। कपड़े तो नहीं बिके, आटा तो नहीं सस्ता हुआ, लेकिन अवाम के कपड़े उतार दिए इन्होंने। अवाम अपने कपड़े उतार के बेच के भी आटा नहीं ला सकती। ये हाल कर दिया मेरे वजीर आजम ने, कमाल का कर दिया। एक ही काम है यासर इस वक्त हुकूमत को, सिर्फ एक काम, एक IMF को राजी करना, दूसरा अपने सियासी मुखालिफिन को बदतरीन अजियत देना। क्या कमाल का मुल्क, बड़ा सेंटरों में का है, कमाल क्या मुल्क है ये। यहां पहले होता था बगावत का मुकदमा किसी पे, मुझे लगता है कुछ 7000 बगावत के केसेस की ना FIR की तहरीरें लिख ली हुई हैं।
और बस नाम डालना है, यासर रशीद, राना अजीम, फलां फलां डालो, अंदर करो। ये होना है। आप मुझे बताएं, जलसों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरह तकरीरें निकालें। इमरान खान को क्या कहते थे? आसफ अली जरदारी साहब की तकरीरें निकालें, मरियम साहिबा की तकरीरें निकालें, आप मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें निकालें, आप बाकी लोगों की इनकी तकरीरें निकालें। ये क्या कहते थे? तो उस पर तौहीन नहीं लगती, और शेर रशीद ने अगर कह दिया तो उस पर तौहीन लग गई। यासर इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूं, शेर रशीद की तबीयत ठीक नहीं है। उनको उनकी सेहत जो है इंतहाई खराब है, और ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि आपके यहां पे एक भी सियासी रहनुमा खुदा ना हास्ता अपनी जिंदगी की बाजी दौराने असीरी हार गया, तो फिर आप समझ लें कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये तो सूरत हाल बनी हुई है इस मुल्क की। आप किस तरफ जा रहे हैं यासर साहब, ये मुझे बताएं। यहाँ की मेरा सवाल है उन तमाम मोअज़्ज़ज़ अदारों से कि वो चुप क्यों हैं, या चुप हैं या फिर वो किसी इंतज़ार में है। मुझे एक नहीं, राना साहब किस इंतज़ार में है? ये इंतज़ार अवाम कर रही है, वो किस इंतज़ार में? शायद अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल के इंतज़ार में। मुझे एक बात बताएं, अभी मैं हंस रहा था बड़ा कि यही इलेक्शन कमीशन, यही गवर्नर, यही हुकूमत एक तरफ कहती है मुल्क के हालात ठीक नहीं है, यही कह रहे हैं ना जी। कह रहे जी हम इलेक्शन अभी नहीं करा सकते, सबको एक होना चाहिए, सबको स्टेक होल्डरों को आप एक ही पेज पे लाएं, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। मुझे बताएं 16 तारीख को आप करा रहे हैं, 16 मार्च को 33 हल्कों में इलेक्शन। इन 33 हल्कों में कितने हल्के ऐसे हैं जो केपीके में हैं? आपके सामने है। उसके बाद आप 19 मार्च को 16 के 3 दिन बाद आप करा रहे हैं 31 हल्कों में मजीद ज़िमनी इलेक्शन। और यार आपने इस कौम को पागल बना रखा है। अगर ये इन हल्कों में इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर सूबाई असम्बली के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? फिर पंजाब और केपीके के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? क्या आपने इसमें लिखा है कि जो केपीके के हल्के हैं वहां दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं लिखा आपने। आप करवा रहे हैं, आप कागजात वसूल कर रहे हैं, और 3 दिन बाद आप मजीद आपने क्या हल्कों में आप एक दफा अनाउंस कर दे कि जनाब 19 तारीख को या 16 को इन तमाम हल्कों में होंगे, और उसके बाद बल्कि आप कह दें ये ज़िमनी और सूबाई और जो बाकी दोनों हैं वो होंगे इलेक्शन। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे यासर साहब, ये एक तमाशा लगा हुआ है, ऐसा तमाशा जो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये सिर्फ कप्तान को हराने के लिए, इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए पूरी कौम को तबाह कर रहे हैं, पूरे मुल्क को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती आइन की हिफाजत करने वाले अब क्यों नहीं बोलते? आइन पे बात करने वाले खामोश क्यों हैं? इस मुल्क के अंदर आइन की बका की जंग लड़ने वाले कहां गए? यासर राना साहब, एपेक्स कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की, क्या यह सही अमल है? मुझे एक बात तो बताएं, सिर्फ एक बात बताएं। एक तरफ आप उठते हैं और एक खातून पर बगावत का पर्चा दे देते हैं, शानदाना गुलजार। आप उठते हैं, आप हुकूमत का जो भी आपको अपोजिशन का नज़र आता है, आप मैंने कहा ना FIR बना के रखिए, नाम फिट करना है, आप कर देते हैं। आप उठते हैं, इमरान रियाज भी गिरफ्तार करवा लेते हैं, सहाफ़ी को भी नहीं छोड़ते। आप बरी हो चुके ना सर, बरी हो गया ना, वो तो बरी हो गए, इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी ना। आप उठते हैं, शेर रशीद का जुर्म क्या है चलो मुझे बता दें। वो ऐसी तकरीरें तो हर सियासी लीडर करता है। जुर्म क्या है? घर वालों से मिलने नहीं देना। फवाद चौधरी का जुर्म क्या था? घर वालों से मिलने नहीं देना, अजियत दी गई। फिर आप कहेंगे आप अब एक्सपेटी में आप आके बैठे, क्यों बैठे? वो मैं आपको खबर दे देता हूं। चले आगे जो इजलास होने जा रहा है 7 फरवरी को ना जी, उसके लिए कुछ बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं यासर साहब। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला रखी है। जी सर, उसी में बैकडोर राब्ते कुछ शुरू हुए हैं, और उन बैकडोर राब्ते सियासत हुकूमत नहीं कर रही, कोई और कर रहा है। और उसमें कहा जा रहा है कि जनाब आप आ जाएं, आप बैठें, तो तहरीक इंसाफ 3 शराइत रखेगी। 3 शराइत में से एक शर्त होगी, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है ना नाजायज़, ये ख़त्म करें।
दूसरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, और तीसरी मुनसफाना इंतखाबात। कोई और चीज नहीं है। कोई नहीं कह रहा साहब ये सवाल तो आप झूठ, आप अगर कुछ देखें ना राणा साहब, आप ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनसिफाना की बात करती है। ये जितने भी बरसर इक़्तिदार जमातें, इनमें से कोई एक जमात बता दें जो ये बात नहीं करती कि मुनसिफाना इलेक्शन हो। नहीं। बात ये कि गारंटी कौन देगा, मानेगा किस तरीके से, वो असूल किस तरीके से सेट किया जाएगा। अभी कट लग जाएगा बोलेंगे तो गारंटी आपको नहीं पता किसने देनी है। जिसने गारंटी देनी है उसी दफा गारंटी देना पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान की सालमियत की बात है, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात है, ये पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी दहशतगर्दी है इसको ख़त्म करने की बात है। हमारी ये फ़ौज दहशतगर्दों से लड़ लेगी, ये उनका काम है, उन्हें ख़त्म भी कर देगी इंशाअल्लाह। दहशतगर्द ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मुआशी दहशतगर्दी से तो सियासतदानों ने लड़ना है, उसका खात्मा इन्होंने करना है, किसी और ने नहीं करना। यहां पे हो क्या रहा है, मुझे एक बात बताएं। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी, चौधरी वजाहत हुसैन, उनके बेटे पर इस तरह मुकदमे दिए जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और आपको पता है वो लोग, पहले लोग कहते थे काफ लीग का वजूद नहीं है जी, आप देखें कि काफ लीग के जुलूस निकले हैं, इतने इतने बड़े मैंने शहरों में जुलूस आज से पहले काफ लीग के नहीं देखे। ये मैं आपको दुख कह रहा हूं। मैंने शेहूपुरा में कम से कम कुछ 8 से 10 हजार का जुलूस देखा है। शकील तावला विरक मंच, ये लोग पहले नहीं था तस्वर। जब वहां पर एक इनका मशीर हजारों का जुलूस लेकर निकलता है, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है शकील तावला का। उसके बाद आप आज गुजरात में चौधरी शुजात हुसैन की बहन खुद खताब करके कहती है कि मेरे ये जुल्म हो रहा है। जब आपके मुल्क के अंदर सियासी खानदानों की खवातीन बेचारी एहतजाज करें, सियासी कारकुन एहतजाज करें, जब आपके मुल्क के अंदर सियासत करना जुर्म बन जाए और फिर आप ये भी कहें कि मैं आपको मारूं और आप मेरी महफिल में भी आके बैठे, कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा यासर साहब। मैं आपको खबर देता हूं, खबर आपको दे दूं बड़ी। 21 फरवरी तक मैंने पिछली दफा भी कहा था, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। IMF से मुआहदा फाइनल होने दें, बंद खबरों में जो गुफ्तगू हो रही है वो मेरे साथ भी है। IMF पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की यकीन दहानी नहीं मांग रहा? 100% मांग रहे। क्या वो ये नहीं कह रहा कि कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि एक हुकूमत जाएगी तो दूसरी आएगी तो उसकी पाबंदी करेगी? क्या वो इसकी एश्योरिटी नहीं मांग रहा? वो ये भी मांग रहा है और वो ये भी मांग रहा है कि आप, सबसे बड़ी वो एश्योरिटी ये मांग रहा है कि आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम कब आएगा। बुनियादी तौर पर बात तो वहीं पे आ खड़ी होती है ना। तो अब सियासी इस्तेहकाम, मुझे एक बात बताएं, आज KPK में अमन मार्च का ऐलान हुआ, तहरीक इंसाफ ने अमन मार्च का ऐलान किया। आपने देखा वहां कितने लोग थे? लाखों की तादाद में लोग निकले अमन के लिए। परचम एक ही था, वाइट परचम था, लाखों के लोग निकले। यही हमारे अदारे चाहते हैं ना, सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। तो उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पेश आई। और ये जो आज मार्च हुआ है ना, जिसमें ये लाखों लोग निकले, मुराद सईद ने भी, अली अमीन गंडापुर ने भी, उसके बाद मोहम्मद अली खान ने, जितने लोग थे, इन लोगों ने जहाँ जहाँ ये सारा कुछ किया है। उसके बाद KPK से जो रिपोर्ट गई है पाकिस्तान के ज़िम्मेदार अदारों को, जो बाकी जगहों पे गई है, वो ये गई है जनाब कि यहाँ पर KPK में तो हर दूसरा बंदा अमन चाहता है और हर दूसरा शख्स जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। आप किस तरह जबरन कोई सियासी इत्तेहाद जो है उसको ख़त्म कर सकता है? नहीं कर सकता यासर साहब। इसलिए इलेक्शन भी हो रहे हैं और बहुत कुछ तब्दील भी हो रहा है। उधर आइए ना, ज़िमनी इलेक्शन में जो 33 हल्कों में इमरान खान साहब ने लड़ना था, अब वो सारी हिकमत अमली तब्दील कर दी है, ये पत्ता नया शो कर दिया। अब की बार मंतिक क्या समझ में? मंतिक ये है, बात सुन, इमरान खान साहब 33 हल्कों से इलेक्शन जीत जाते, एक नशिस्त रखनी थी, सारी बात। तो ये आप क्या समझते हैं, ये जो 33 हो गए ये जाएंगे असेंबली में? मेरी यार सुन, ये जाएंगे। चलिए मैं आपको, अब आप जानबूझ के ना अभी कहते हैं कि अगले दिन का राना अजीम का व्लॉग जो है ना, उसको बर्बाद करने के लिए आप बैठे होते हैं इसी काम के लिए सारा दिन, और काम कोई नहीं करते आप। भाई प्लानिंग ये हुई है यासर, इन्होंने, इमरान खान ने फैसला किया कि अपने एक तो खिलाड़ियों को लाया जाए मैदान में, कल भी इलेक्शन इन्होंने लड़ने हैं, इन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए ओके, क्योंकि इनका कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन के में जितने अगर लोग जीतते हैं, इनको चाहिए कि जितने लोग इनके जीत के जाएंगे यासर साहब,
वो सब के सब जाके 22 सीटें हैं, 21 सीटें बनती हैं उनके पास, जो इस वक्त मुनहरफ हैं। उनसे ज़्यादा जब इनके लोग जाएंगे तो अपोजिशन लीडर किसका होगा? पीटीआई का। बस यही एक चीज़, ये मंतक है जिसपे वो काम करने लगे। क्या है कि 33 में से 22 निकल आएंगी। मुझे ये बताइएगा कि ये अब 33 तो नहीं है ना, अब तो सीटें ज़्यादा, अब तो 3 दिन बाद बाकी इलेक्शन भी हैं। तो चले आप कराची मिला लें कि वहाँ पे सिंध वाले कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ज़हन में रखिएगा इस इलेक्शन में सब के सब पुराने लोग होंगे? तकरीबन सब के सब नहीं होंगे, 4 से 5 लोग तब्दील हो रहे हैं। 4 से नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरे हैं जो साफ शफाफ होके आ रहे हैं? नहीं, जो आपके जहन में है ना वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। एक तो वो उन तमाम पुराने लोगों को टिकट दी जा रही है जो साथ खड़े थे, कागज़ भी उनकी जमा है। चंद एक जगहों पे कुछ ऐसे लोगों के कागज़ जमा कराए गए हैं कि जहाँ पे इन्हें पता था कि हमारे फलां शख्स ने हमारे साथ 2 नंबरी की है, खान साहब को एक चीज़ का पता है, वहाँ पे वो इलेक्शन लड़ेगा। यानी वहाँ पे नए चेहरे होंगे। और मैं आपको ये बता दूँ, ये 19 मार्च का भी इलेक्शन अनाउंस करके, मुझे वैसे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। पहली मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे ज़िमनी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह क्या? कह रहा हूँ कि इलेक्शन एक ही होने, मुझे ज़िमनी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। यासर मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आज का दिन टाइम नोट कर लीजिएगा। सब रंग तो भरा जा सकता है ना सियासत में, सियासी हलचल पाकिस्तान में कुछ भी होता है सर, बिल्कुल होता है। अगर ये ज़िमनी इलेक्शन होंगे ना तो फिर हर हाल में 90 दिन में ये सूबाई इलेक्शन भी कराने पड़ेंगे। ये टिल भी लगा लें, ये मरियम साहिबा जो मर्जी कर लें, पूरी पीडीएम जो मर्जी कर लें, फिर ये इलेक्शन नहीं रोक सकते। ये नहीं रोक सकते इलेक्शन, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये नहीं रोक सकते। अच्छा, आपने मियां साहब की वापसी के हवाले से आपने कहा कि अभी नहीं आ रहे, लेकिन वो मरियम साहिबा कह रही हैं कि कुछ ही हफ्तों में वो आ रहे हैं। कुछ हफ्ते है ना, कुछ हफ्ते हो सकता है 40 हफ्ते कह दे, फिर क्या करेंगे? वो कह दे, उसने कहा कि 1 हफ्ते में आ रहे हैं, कुछ हफ्तों में आ रहे हैं। वो कुछ हफ्ते कितने होंगे? मुझे एक बात बताएं राना साहब, अगर आपको ये लगता है कि इंतखाबात नहीं हो रहे और मियां साहब भी नहीं आ रहे, अगर बिलफर्ज ये कर लें कि इंतखाबात नहीं हो रहे, तो फिर ये PMLN की वर्कर्स कन्वेंशन की इतनी तवील लिस्ट क्यों है? ये वर्कर कन्वेंशन इसलिए हो रहे हैं कि ये चेक करना चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैंने जिसने कहा था, हमेशा मैं कहता हूँ इलेक्शन हो रहे हैं, मेरे तो ज़हन है कि इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। इलेक्शन हो रहे हैं, और ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये मरियम साहिबा उसी की प्रैक्टिस करने आई हैं। ये इन्होंने पहली प्रैक्टिस की है कि इनके जहन में था सबसे अच्छा, सबसे टफ और सबसे बेहतरीन जो हल्का है वो है इनका जनाब जनूबी पंजाब, सऊद मजीद साहब वाले गवर्नर साहब भी उस साइड से हैं, वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे इनको बेचारों को बड़ी रसवाई का सामना करना पड़ा। एक औरत ही देख ले बेचारी, वो जो जिस तरह बोली, उसके बाद मरियम औरंगजेब कह रही है स्टेज पे, सुने ना आपने, ये हमारी नहीं है, तो उनको फिर स्टेज पे बुला कर उनकी बात भी सुननी। तो अभी तो आप देखें ज़रा, ये कल या परसों पेट्रोल महंगा हो लेने दें, जो आप बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं ना, और तो आपको लग पता जाएगा। हाँ जी, ये जो आप गाड़ी में फिरते हैं, लग पता जाएगा पेट्रोल कितना महंगा है। ये आगे बिजली महंगी हो रही है ना, मेरे पास मैं एक यार अल्लाह और गाड़ी दे यार। बात सुने मेरी, अगर हम वर्कर्स के पास गाड़ी आ जाती है तो कौन सा फर्क पड़ता है? हमने कौन से चोरी के पैसे लाए हैं? जो चोरी के पैसे लाए हैं उनके पास तो गाड़ियां भरी हैं यार, उनकी गाड़ियों की फहरिस्त भी लंबी है उनको तो ये मालूम नहीं कि आप ऐसे साथ देने चले जाते हैं। आपको असम्बली सरदारी को आप क्या है, आप क्यों अमिया नवाज शरीफ है, आप ऐसे घबरा जाते हैं यार। गरीब सा मुतवस्सित तबके का लड़का। चले अल्लाह आपको और दे जी। ये ईमानदारी के साथ सारे काम करते हैं, और हमारे अदारे के ओनर्स इस पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। सर राना साहब, एक आखिरी ब्रेक पे जाने से पहले क्या समझते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मनाने की तगोदो की जा रही है, बयानात दिए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इन्हें लंदन भी बुलाया जाए, हो सकता है मरियम नवाज साहिबा खुद भी मिलने जाए? सारा कुछ हो जाएगा, मान जाएंगे, वो मान भी जाएंगे। अच्छा, लेकिन ऐसे मानेंगे कि इनको उस वक्त पे आगे बताएंगे कि तुम्हारे साथ मैंने बदला कैसा लेना। भाई असल मामला तो ये है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब चौधरी ने 62 तो नहीं बनने जा रहे, उससे भी आगे जाएंगे। उसके साथ क्या किया इन्होंने? डॉक्टर आसिम को किसकी वजारत में ला रहे हैं? बल्कि ला चुके हैं। सही। जब आप एक शख्स को बिल्कुल जीरो कर दें, जब आप एक जूनियर को लाकर उस पर बिठा दें, जब आप उसको
उसकी पोजीशन से, जब आप वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में उसको ना पूछे, जब आप टिकटों की तकसीम पे उनको ना पूछे, आप ये जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी आपने बनाई है जिसपे मरियम साहबा जा रही हैं, इस कमेटी में उसका नाम ना, उनका नाम ना रखें, तो फिर वो क्यों ओहदे पर बरकरार रहेंगे? इसीलिए उन्होंने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना बेहतर। आली मुस्ताफी नहीं होंगे, मान जाएंगे इनको बकौल इनके, सही, लेकिन फिर जब वक्त आएगा उन्हें पता है कि मैंने किस वक्त पे क्या किस तरह लेना। आपको पता है उनका इस्तीफा तो 1-2 माह पहले से जा चुका है। ठीक, राणा साहब ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, इसी सियासी हिकमत अमली पे मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदी नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर क्या इस वक्त इंतकामी सियासत हो रही है, या जितने भी मुकदमात हैं ये आईन और कानून की रोशनी में हो रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे ही मुकदमात का इंदराज होता रहा तो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज जितनी भी मुस्तकबिल में आएंगी उनके फिर मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान लगेगा या नहीं लगेगा। यहां पर किस हद तक ये अपोजिशन रहनुमा महफूज हैं और किस हद तक हुकूमती इकदामात जो हैं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक होते हैं। पाकिस्तान में मुआशी तनज़्ज़ुली जो हो रही है उसका बेहतरीन हल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। माहिर कानून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एतजाज़ साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एतजाज़ साहब, सबसे पहले बात करूंगा अभी जो मुकदमात का इंदराज हो रहा है, शेख रशीद अहमद साहब, फवाद हुसैन चौधरी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब या दीगर PTI के रहनुमा या उनके इत्तेहादी, उन पर जो मुकदमात हो रहे हैं ये आईन और कानून की रोशनी में हो रहे हैं या आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लगती है? देखिए, जहाँ तक तो उन पे जो कोई इल्जाम लगा है और कोई FIR काटी गई है उसकी मदरजात का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ वो भी ज्यादती है। वो भी ज्यादती है कि एक आदमी को, एक शख्स को, और आप गद्दारी का उससे इल्जाम लगा दें और किस बात का कि उसने तब तकरीर की है और किसी आला ओहदेदार को से उससे इख्तिलाफ किया है, मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक बात तो यह है कि ये भी ज्यादती है इस किस्म के FIR होने और केसेस का। दूसरा जो उससे भी ऊपर तुर रहा है वो ये है कि किस तरीके से उनके गिरफ्तार किया जाता है या उनको उनसे सलूक जो किया जाता है, जो आजम सवासी के साथ किया, जो ये फवाद चौधरी के साथ हुआ, जो इन्होंने ये डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर के साथ किया, जो इन्होंने बहुत से बाकी जो है शेख रशीद के साथ जो हो रहा है जी, अब तक उसकी मुलाकात नहीं होने दे रहे। शेख रशीद के साथ ये इतना और कितनी मतलब नफरत फैलाने की जो रविश है, ये इस हुकूमत से बहुत मतलब जहर घोलने की क्या के मुतरादिफ है कि जो डिस्कोर्स और जो गुफ्तगू, जो डायलॉग चलता रहता है उसमें आप सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करें, आप इनकार का जिस तरह इमरान खान के तकारीर होती है जरा तजावज कर जाते हैं, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि आप 100 थानों में या 10 थानों में भी FIR कटा दें, हर जगह लेके जाओ। आप खुद में जाना है उसको, वो एक थाने में मुकदमे में तो जमानत मिलती है तो पुलिस खड़ी नहीं होती है उसको दूसरे सूबे में ही लेके जाने के लिए, और वो मतलब है उसके परेशानी घर वालों को कितनी होती होगी कि आप उसको बलूचिस्तान से सिंध ले गए, स्वाति, फिर कभी बस पंजाब के अलावा उसको घुमाते रहे। तो ये चीज एतजाज साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम आपको लोग सुनते हैं, लोग आपकी गुफ्तगू को संजीदा लेते हैं, क्योंकि आप आइन और कानून की बात भी करते हैं और बड़ी डट के बात करते हैं। अब 90 दिन में इलेक्शन पंजाब और KPK में होने,
गवर्नर्स दोनों तरफ से लिख नहीं रहे, वो कह रहे हैं जी तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, KPK में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। दूसरी तरफ यही इलेक्शन कमीशन 16 मार्च को 33 हल्कों पे, 19 मार्च को 31 हल्कों पे इलेक्शन करा रहा है, और ये हल्के KPK के भी हैं और पंजाब के भी हैं। तो क्या दोनों सूबों में सूबाई इलेक्शन हो नहीं सकते और ये ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं? तो ये कानून के साथ, आइन के साथ मजाक नहीं है जी? बिल्कुल मजाक है, क्योंकि एक चीज मैं अर्ज कर दूं, आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन ने 90 दिन यूं ही नहीं कहा, 90 दिन को ये एक बड़ा टाइट प्रोसेस है जो आइन ने रखी है। और इसमें आप ये न भूलें कि आइन 90 दिन पे नहीं बात को छोड़ता। आइन 90 दिन कहता है इलेक्शन यानी पोलिंग 90 दिन के अंदर अंदर। फिर आइन कहता है आर्टिकल 92 सब आर्टिकल 2, जो कोई आपकी बहसों में भी मैंने किसी को उसका हवाला देते नहीं सुना, लेकिन वो ना क्रूशल है। वो ये है 92(2) कहता है कि जब पोलिंग और पोल हो जाए, यानी वोट कास्ट हो जाए, गिनती हो जाए, रिजल्ट आ जाए, दे दिए जाए, जिस दिन वोट डाले गए उस दिन से 21 दिन के अंदर अंदर सदर पाबंद है नेशनल असेंबली को, और वही रूल सूबाई असेंबली पे होता है कि गवर्नर पाबंद है कि वो सूबाई असेंबली को 21 दिन के अंदर अंदर तलब करते और उसका इजलास कराए। और अगर वो 21 दिन में नहीं कराता तो पार्लियामेंट विल बी, पार्लियामेंट ये सारे MNA जाएंगे, पार्लियामेंट बनाएंगे, स्पीकर को मुंतखब करेंगे, डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करेंगे, और फिर आइन में लिखा है कि जब डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाएगा तो विदाउट अटेंडिंग टू एनी अदर बिजनेस कोई और कारोबार या काम नहीं कर सकती। असेंबली प्राइम मिनिस्टर को इनका इंतखाब करेगी। यानी एतजाज साहब, यहाँ पे आप कहते हैं कि गवर्नर काबिल फाल नहीं है, इलेक्शन कमीशन का ये किरदार है कि उसको तारीख का ऐलान करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल ये जो गवर्नर KP के सिचुएशन है, वो वहाँ गवर्नर ने ही डेट देनी है वहाँ, क्योंकि वो गवर्नर उसको असेंबली को डिसॉल्व करता है। सही, उसने दस्तखत किए। गवर्नर के ऑर्डर से नहीं हो रही, जो पंजाब का है। पंजाब में है कि वजीर आला मशवरा देगा गवर्नर को डिसॉल्व करने की, गवर्नर उसका पाबंद होगा। गवर्नर लेकिन अगर गवर्नर 48 घंटे नहीं डिसॉल्व करता तो असेंबली तहलील हो जाएगी खुद। अब वहाँ वो गवर्नर ये वजीबुर रहमान साहब ये भी दुरुस्त कह रहे कि मेरे पास तो मैंने तारीख नहीं देनी। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल देखें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक है और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक है, उसमें वो क्लियरली कहते हैं, आइन कहता है कि टू कंडक्ट द इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंडर द लॉ शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द कमीशन। तो ये अब इतना क्लियर है, ये डेट फौरन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देनी चाहिए पंजाब की असेंबली की। अगर इत्तेजाज साहब अगर ये नहीं देते, अदालत में चले गए हैं, अदालत ने आज 7 दिन का टाइम दे दिया कि 7 दिन में इलेक्शन कमीशन जो है इसका जवाब दे, 7 दिन में भी जवाब नहीं देते तो उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन अदालत या तौहीन के जुमरे में नहीं आते? क्या फिर वो उनका अपने ओहदे पे रहना जो है वो ठीक होगा? ओहदे पे रहना तो अगर वो सिर्फ इस वजह से कि हाईकोर्ट के एक ऑर्डर का उन्होंने हुक्म अदूली की है, इससे तो नहीं चले जाते, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन और वो सारी वो उस पर नहीं, इलेक्शन ना करा के अगर वो 90 दिन में जो उन पे कानून एक लागू कानून होता है जिसमें आप कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन ना हो तो आर्टिकल 6 लगता है, तो उसके अगर वो ये नहीं कराते 90 दिन में जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, फिर क्या सूरत हाल होगी? मैं आपको ये अर्ज करता हूँ, ये आर्टिकल 6 किस खास है?
आप क्या कहते हैं? अगर आपको हुकूमत का हटा के गिरा के, जो लेजिटिमेट हुकूमत है, कानूनी हुकूमत, आईनी हुकूमत, उसको हटा के और आप खुद बैठ जाते और कहते हो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं काबीना का मेंबर हूँ, ये आप बैठ के और रियासत के इन ओहदों पे जो हकदार है आइन के तहत, उनको हटा के आप बैठ जाते हो। जो हम कहते हैं कि 1958 में हुआ, 1907 में हुआ, जो निगरान वज़ीर आला है, आपको पता है निगरानों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले आए। पहला फैसला 2016 में आया, सही, और वो किसकी दरखास्त पे फैसला आया? दरखास्त थी ख्वाजा मोहम्मद, ये ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। इसका ये रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगरान महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे डे टू डे बिजनेस ऑफ द स्टेट को देखने के लिए होते हैं। सही, ये कोई सीरियस और संजीदा इकदाम नहीं उठा सकते। ये पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो आज पंजाब के तमाम डीपीआई पोस्ट ट्रांसफर हो गए हैं। वो तो ये नहीं कर सकते, निगरानों के पास कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आपको बताऊं, एक नेमतुल्ला खान का फैसला, पहला ख्वाजा आसिफ का फैसला है, दूसरा नेमतुल्ला खान का फैसला है, ये चेक कर सकते हैं, और तीसरा मुझे नाम इस वक्त जेल से निकल रहा है, वो 2019 का है फैसला। वो भी इसको वो कहते हैं कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये ट्रांसफर भी के अब ये देखें, एक आदमी जिसको इख्तियार ही नहीं, हुकूमत चलाने का भी इख्तियार नहीं, उसने सिर्फ पैरा रखना है, यानी पहरेदारी करनी है, निगरान बन के रहना है, रोजाना की बुनियाद पे फैसले करने हैं, वो मुस्तकिल मिजाजी पे फैसले कर रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। ये गैर आईनी और गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट की इस पे 3 जो उनके मुकदमात हैं उस पे समातें हो चुकी हैं और इसके फैसले भी मंजर आम पे आ चुके हुए हैं जो बतौर रेफरेंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या इंतखाबात वक्त मुकर्रा पे होंगे या उससे पहले होंगे? एक बुनियादी सवाल जो पिछले कई हफ्तों से हर अजहान के अंदर उभर रहा है, लेकिन उसका जवाब अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सका। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या राय रखते हैं? बेहतरी किस तरीके से आ सकती है? मईशत किस तरीके से बेहतर हो सकती है? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाज साहब, सबसे पहले बात का आगाज़, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर किन वजूहात की बुनियाद पर आएगा जब रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर मुकदमात का इंदराज हो रहा है? देखिए, मेरा तो बिल्कुल एक सिंपल सा गुजारिश है, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे। देखें, स्वाय इलेक्शंस के और कोई रास्ता नहीं है कंसेंसस इवॉल्व करने का, मईशत को ठीक करने का, क्योंकि मौजूदा हुकूमत अपनी साख खो बैठी है, अपने इनके परसेप्शन ख़राब हो गया। पॉलिटिक्स जो है वो सारी परसेप्शंस पे होती है। आपकी परसेप्शन ठीक होगी तो आपको सब फॉलो करेंगे। जब आपकी एक दफ़ा परसेप्शन ख़राब होगी और मैसेज चला गया कि आपका एक ही मकसद था इक़्तिदार में आने का, वो था कि अपने केसेस ख़त्म करवाने, अपने ख़ानदान के केसेस ख़त्म कराने, अपने बच्चों के केसेस ख़त्म कराने, तो फिर अवाम तो ये देख रही है ना सब कि हमें महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और हमें मुश्किलात में डालकर बिज़नेस तमाम तबाह करने के बाद अब आप कहें जी कि कंसेंसस इवॉल्व किया जाए, इलेक्शंस को मतलब डिले किया जाए, तो ये मुमकिन नहीं मुझे नज़र आता। अब हाँ, कोशिश इनकी ज़रूर है। उससे पहले ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर आपको दोबारा कहता हूँ कि ये अब कोशिश इनकी ये है कि इमरान खान साहब को ये जो 3 केसेस चल रहे हैं इनमें से किसी एक में डिस्क्वालीफाई करने के बाद
जो है वो फिर देखेंगे कि पीटीआई को किस हद तक तोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद ये इलेक्शंस करवाएंगे, उससे पहले ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। इजाजुल हक साहब, सुनने में आया है, बात कहता हूँ, सुनने में आया है कि आपके करीबी हलकों के लोग अब बंद कमरों में ये बातें कर रहे हैं कि हालात तो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और जिनको हम लाए थे या जो आए हैं वो इस काबिल ही नहीं है। खासकर दो लोगों की बड़ी ख़ास बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की और डार साहब की। अब वो सोच रहे हैं कि हमें रिवर्स जाना चाहिए, कोई ऐसी बातें हैं? देखिए, रिवर्स का तो मुझे नहीं पता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि रियलाइजेशन जल्दी या देर से ज़रूर आ जाती है। देखें, मैं वो बात नहीं कर रहा जो कि किसी ने मुझसे की हो, मैं वो बात कर रहा हूं जो टीवी के ऊपर आई हो। आप देख लें, जब उस वक्त एनआरओ हुआ था एनआरओ नंबर 1 हुआ था, तो हम सब ने, पूरी काबीना ने, शौकत अजीज साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, 98% काबीना ने, सिवाय दो लोगों के जो काबीना के मेंबर थे, क्योंकि वो उसका हिस्सा थे एनआरओ का, और जो गुफ्तगू हो रही थी कोंडोलीसा राइस की और अमरीकनों की और पाकिस्तान की, तो वो उसका हिस्सा थे। उसके अलावा तमाम लोगों ने ये कहा कि ये आप गलती कर रहे हैं, ये आप ना करें, इसका खमियाजा जो है हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। फिर खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये इस बात का एतराफ़ किया बड़े अदब और एहतराम के साथ कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये थी कि मैंने एनआरओ किया। उस वक्त उनको ये ख्याल आया था, मैं उसको रिलेट करता हूँ अभी, उस वक्त उनको ये ख्याल आया था कि शायद मैं वर्दी उतारने के बाद अमेरिका के कहने पर ये मोहतरमा के साथ मिलकर मैं सदर बन जाऊंगा, ये वज़ीर आज़म बन जाएगी और मीठा मीठा हाप हो जाएगा और कड़वा कड़वा थू थू हो जाएगा। उसका नतीजा क्या निकला? अब भी देखें, रियलाइजेशन तो हो जानी है सूनर और लेटर कि मुल्क चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बुरा चल रहा था, उसको थोड़ा अर्सा और चलाते, अगर नहीं चलाना था तो इलेक्शंस करवा देते। इलेक्शन के लिए जो सोचे एजाज साहब तो बहुत से जहनों के अंदर है। सवाल ये है कि क्या आपको अगले 6 माह के अंदर पाकिस्तान की मईशत और पॉलिटिकल सिनेरियो का रिवर्स गियर लगता दिखाई देता है, या आपको गियर बॉक्स में रिवर्स का ऑप्शन ही दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, रिवर्स तो लगना ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखें, अगर रिवर्स, अब किस तरीके से रिवर्स लगता है कि क्या इस मुल्क की किसी को खैर है या इस मुल्क की खैर नहीं है, हर एक को अपनी अपनी खैर है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, सब जिम्मेदार हैं। और अब आप देख लें जो कुछ पेशावर के अंदर हुआ, इससे पहले जो एपीएस स्कूल का हुआ था 16 दिसंबर 2014 को, उसके बाद ये इतना बड़ा साने हुआ है। क्या हमें किसी साने का वेट करना पड़ेगा कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए, सबको बैठाने के लिए, डंडा दिखाने के लिए, या फिर हम खुद एक बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और हम कहेंगे हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना? ये बहुत बड़ी गहरी सोच की बात है। और अगर ये किसी को रियलाइजेशन नहीं है तो मैं कहूंगा मुझे बड़ा ही अफसोस और दुख की बात है। एजाज साहब, खबर क्या है? खबर तो दें, आपके पास क्या खबर है? खबर मैं यही बता रहा हूं आपको कि IMF से मुज़ाकरात के बाद इलेक्शंस की डेट का ऐलान करना चाहिए और पड़ेगा। ये चाहिए या पड़ेगा करना है। देखिए, खबर तो आप दे देते हैं, लेकिन आप भी ना दरमियान में रख लेते हैं एजाज भाई। आपने क्या ऐलान करना चाहिए या पड़ेगा? हाँ, चाहिए, मैं कहता हूँ चाहिए। ये देखे ना, नहीं आप ये तो फिर खबर, ये खबर नहीं, ये ख्वाहिश, ये ख्वाहिश है। खबर तो यही है ना कि ऐलान हो जाएगा। देखें, मैं ऐलान की बात नहीं कर रहा, मैं हालात के जायजा लेकर मैं आपको ये बता रहा हूं। अच्छा, ये अब 16 मार्च और 19 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। KPK में भी हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं, बलोचिस्तान में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं। अगर 16 और 19 को वाकई ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, कागजात भी नामजदगी हर चीज़ होंगे, रिटर्निंग अफसरों के नाम भी आ गए, सारा कुछ आ गया, तो फिर कौन सी ऐसी गुंजाइश रह जाएगी कि आप दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ना करें? देखिए, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन तो 90 दिन से आगे जा ही नहीं सकते। ये तो मतलब मारवाया आइन हो जाएगा। आपको कोई कोर्ट में भी अगर जाएंगे और अगर कोर्ट भी इसके साथ करेगा तो फिर वो जस्टिस मुनीर वाली बात जो है वो दोबारा आ जाएगी, नजरिया ज़रूरत की। तो इस वक्त कोई नजरिया ज़रूरत नहीं चलेगा, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। लेकिन
हुकूमत अगर थोड़ा से होश के नाखून ले, अकल से काम करे। मुझे ये बताएं कि ये इन्होंने भी सारी उम्र सियासत की, लेकिन इनकी ख्वाहिश अब कुछ और है। ये कहते हैं कि 2 साल का गैप आ जाए किसी तरीके से, अब ये उसकी तरफ जा रहे हैं। 2 साल का गैप आ जाए और उसके बाद इलेक्शन हो, ताकि लोग भूल जाएं, क्योंकि अब ये इतने बड़े बड़े अपने कायदीन को बुला रहे हैं बाहर से, उनको फिर वो पूरे डिवीजन का जलसा बुला के एक शादी हॉल भी नहीं भर सकते। लेकिन एजाज साहब, आप ये कहते हैं, आपने पहले भी ये बात की है कि ये 2 साल का गैप चाहते हैं, लेकिन 2 साल के गैप के बाद आप सेटअप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम का ऐलान करते हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, फे छोड़ दे पीटीआई को, उसकी इत्तेहादी जमातें कैसे बर्दाश्त कर लेगी पीपी को 2 साल बाद? नहीं, पीपी का तो मतलब ऐसे एक शोशा छोड़ा जाता है ना, कि तो मतलब इनको सबको इकट्ठा रखने के लिए बात की जाती है कि मैं भी उससे बढ़कर मैं आगे बढ़ूं। मैं देखें, ये कोई मतलब ये कोई तमाशा तो नहीं है ना। अब वो हम उस वक्त नहीं रह रहे जब आईजीआई बनाई जा रही थी, जब पैसे बांटे जा रहे थे, जो असगर खान केस है, या फिर जो 2002 और 2008 में होता रहा, जो कुछ होता रहा, उस वक्त एक मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं थी। उस वक्त आप इकट्ठा करके लोगों को हाँक कर काफ लीग बना सकते थे, किंग्स पार्टी बना सकते थे, आप आईजीआई बना सकते थे। अब वो वक्त गुजर गया। अब जो कुछ भी आप करते हैं आप एक्सपोज हो जाते हैं 2 मिनट में। अब सोशल मीडिया इतना आगे चला गया है, पीटीवी नहीं है, सारी दुनिया के चैनल अब पाकिस्तान में चल रहे हैं। मेरे ख्याल में दुनिया में किसी मुल्क में भी इतने चैनल नहीं जितने पाकिस्तान के अंदर हैं। तो फिर यहां से कोई चीज छुपी नहीं रहती। जो गलती करता है फौरन एक्सपोज हो जाता है और बाद में रिग्रेट करता है। तो अब वो गलतियां करना, एक्सपोज होना, रिग्रेट करने से बेहतर नहीं है कि आप जो आपको करना चाहिए आप वो करें, मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाएं। भाई अगर बिलावल जीत के आता है, जरदारी साहब जीत के आते हैं, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो जीत के आता है उसको हुकूमत दें, फिर ये मामलात आपके ठीक होंगे। अगर इस तरह आप समझ रहे हैं कि इस वक्त देखें मुल्क जो है दिवालिया हो रहा है, महंगाई आसमान से बात कर रही है, कंटेनर आपके जो है वो पोर्ट पे खड़े हुए हैं सारे, आप उनको छुड़ा नहीं सकते, एलसीज खुल नहीं रही, कहाँ लेके जाएंगे आप इस मुल्क को? मुझे समझाएं ना जरा। फिर आप कर क्या रहे हैं कि लोगों की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक तरफ आप स्टेट को इस्तेमाल कर रहे हैं और एट्रोसिटीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि आए बैठे कि हम एक कंसेंसस इवॉल्व करें, हम एपीसी बुलाएं। यानी हमने वो नेक्टा को बंद करके ताले लगाए हुए हैं। वो जो नेशनल एक्शन प्लान बना था वो पॉलिसी हमारे पास मौजूद है, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, डीजीआईएसआई को बुलाएंगे ताकि वो आकर इनको बताएं और फिर एक नई पॉलिसी बने। ये तो लोगों को देखें ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। हर चीज मौजूद है करने के लिए। शाहिदा खान अब्बासी साहब जेन्युइन नाराज हैं या मामला कुछ और है? देखें, शायद खान अब्बासी ने जो अचीव करना था जिंदगी में उन्होंने अचीव कर लिया। वो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रह चुके हैं। अब आपका क्या ख्याल है कि वो बच्चों के पीछे लगकर अपना जो है वो आखिरत खराब करेंगे? वो जो बात कर रहे हैं वो सच्ची बात कर रहे हैं। ये उनकी जमातों को रियलाइज करना चाहिए। मेरा तो कोई हक नहीं बनता कि मैं शाहिद साहब को कहूँ कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो मेरे ख्याल में स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया था, तो थोड़ी सी उनकी नेचर को भी मैं जानता हूँ। और भी बहुत से सियासतदान हैं जिनके ज़मीर जाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर मुर्दा हो जाते हैं डर और खौफ की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जमहूरियत और सियासत तो है नहीं, यहाँ पे तो मरूसियत है। और आप तो कह भी दिया उन्होंने कि मरूसियत जो है वही जमहूरियत है। आपने सुन लिया होगा इस बात को, किसी भी अंदाज में कह दें, मकसद तो कन्वे करने का होता है ना। तो उस मरूसियत के अंदर बादशाह सलामत और मलका ए आलिया जो कहेंगी वही इन बच्चों को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो कुछ लोगों को जिनके अंदर कोई ज़मीर जाग रहे हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो हक और सच की। मुशाहिद हुसैन साहब ने कितनी अच्छी बात की, आवाज़ उठा रहे हैं, समझता हूं सच की आवाज़ उठाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाई हैं तो इंतखाबात करवाना पड़ेंगे और उसी इंतखाबात का ऐलान IMF से डील के बाद होगा। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह के बाद।